सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक फॉर यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जो कि इन्वेस्टर है वो अपने लिए सबसे बढ़िया स्टॉक का चुनाव कैसे करे और स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाए। ये वीडियो स्पेशली इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो नहीं है। आइए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है वैल्यू बाइंग। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और वहाँ से मोर देन फिक्स डिपॉजिट एज ए रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद ही आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होने का, सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट एक अनसर्टेन चीज़ है। आज एक स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग रन पे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है। कल उस स्टॉक के ऊपर अगर कोई खराब न्यूज़ आ जाए और वो स्टॉक गिर भी सकता है। इसी तरह अगर आज कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में वो अंडर परफॉर्म करेगा, वो आउट परफॉर्म भी कर सकता है। स्टॉक का अगर बहुत अच्छा न्यूज़ आ जाए, सडनली उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, उसका कोई बहुत बड़ा डील साइन हो जाए किसी और कंपनी के साथ, तो स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का आपको पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। एज ए इन्वेस्टर मैं किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ अपने लिए सबसे बढ़िया स्टॉक चूज और पिक करने के लिए, इस वीडियो में मैं उसका पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट का फॉर्मूला है बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली। इसका मतलब होता है बाय ऑन डिस्काउंट सेल ऑन प्रीमियम। कोई भी अच्छा स्टॉक पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है अच्छे करेक्शन के लिए। हर वक्त यही नहीं होता कि अच्छा स्टॉक आपको करेक्शन में ही मिले, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट बहुत अप पे है, स्टॉक भी बहुत पिक पे है, तो वेट कीजिए। पहले तो स्टॉक का चुनाव कीजिए। जब वो स्टॉक गिरता है मार्केट करेक्शन के रीजन से, तब उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा आपको मिलने लगे तब उससे एग्जिस्ट कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम क्या हुआ था, मार्केट में बहुत पैनिक था। बहुत सारी कंपनी अपना प्रोडक्शन, अपना कामकाज बंद कर रहे थे, इसीलिए मार्केट बहुत ज़ोर से गिरा। बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था मार्केट गिरने वाला है। अभी हम एग्जिट हो जाते हैं, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर बहुत सारा प्रॉफिट हम करेंगे। ऐसा ही हुआ, मार्केट 7,500 चला गया फ्रॉम 11,500। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी 7,500 फिर से 11,500 तक आ गया। उससे पहले मार्केट ने 12,500 तक के हाई भी लगाया हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने भी उस टाइम मार्केट से एग्जिट ले लिया, उनको नीचे बाई करने का मौका मिल गया, और वो लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 45% ऊपर आ गया है उस रेंज से। तो जिन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया था वो तो 30-40% प्रॉफिट पे अभी है ही। उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 3 टाइम मल्टीपल पे आ गया। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला फार्मा इंडस्ट्री को, जो बहुत सारे सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा था। फार्मा स्टॉक 2 से 3 टाइम्स ऊपर चले गए इसी होप में, जिससे सारे ग्लोबल में बहुत सारा मेडिसिन का रिक्वायरमेंट आने वाला है, और इन सारी फार्मा कंपनियों के बिजनेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए सारे लोगों ने फार्मा इंडस्ट्री को पिक किया, और देखिए फार्मा इंडस्ट्री भी कहाँ पे, विद इन 3-4 मंथ सारे स्टॉक डबल हो गए। तो इसे कहते हैं वैल्यू बाइंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको जज करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। पहले तो आपको जज करना पड़ेगा आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए बहुत सारे सेक्टर है स्टॉक मार्केट पे। एक होता है सीमेंट सेक्टर, एक होता है आईटी सेक्टर, एक होता है बैंकिंग सेक्टर। तो पहले आप चूज करो आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप मल्टीपल सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सेक्टर में जो टॉप कंपनी है आप उसमें इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास 10,000 रुपीज हो तो आप अलग अलग कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 10 कंपनी में भी 1,000 रुपीज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप 2 कंपनी में भी 5,000 करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मेरा ओपिनियन लो, मैं कभी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेक्टर। उसके बाद आता है पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका ब्रांड वैल्यू। देखिए ब्रांड वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक सैमसंग अगर किसी मोबाइल को लॉन्च कर रहा है तो सैमसंग का एक बहुत अच्छा ब्रांड है इन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, तो बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट बिक जाता है और कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ब्रांड वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हिंदुस्तान लीवर अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो बहुत ही आसानी से हम उसको कंज्यूम करते, उसे बाय करते हैं। हम सेकेंड टाइम नहीं सोचते अरे प्रोडक्ट कैसा होगा, ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर का नाम जुड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जो रोल प्ले करता है वो है कंपटीटर्स का, क्या कंपटीशन है मार्केट में, और कंपटीटर्स के बीच इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, इसका रेपुटेशन क्या है, इसका
मार्केट ग्रोथ क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका मार्केट शेयर कितना है। इसी के साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जिसका ध्यान रखना पड़े वो है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छा है, जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका अगर रेपुटेशन बहुत अच्छा है तो कंपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसका परफॉर्म भी बहुत अच्छा होता है इन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। तो अभी आप देखते हो कि शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी ने किसी अच्छे सीईओ को रिक्रूट करता है तो स्टॉक प्राइस में भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, लोग बुलिश हो जाते हैं स्टॉक के बारे में। उसी तरह कोई अगर बहुत ही अच्छा सीईओ कंपनी से एग्जिट ले लेता है तो वो मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है। इसी होप से, इसी डर से कि नेक्स्ट कंपनी का क्या होगा, जब तक वो कंपनी किसी और अच्छे सीईओ को रिक्रूट नहीं करता तब तक कंपनी का स्टॉक गिरता ही रहता है। तो मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अच्छा मैनेजमेंट यानी अच्छा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ता है, लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस, एवरी सेक्टर ग्रोथ, ये भी एनालिसिस करना पड़ता है। एक साल का एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता, एक साल का परफॉर्मेंस से आप किसी स्टॉक के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं ले सकते हो। 5 साल में एवरी क्वार्टर कंपनी कितना प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, मार्जिन कितना बढ़ रहा है, उसका टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ही आप अपने लिए अच्छे कंपनी का चुनाव कर सकते हो। किसी कंपनी अगर ग्रोथ रेट अच्छा है, हर साल वो ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कंपनी का ग्रोथ अगर अच्छा नहीं है तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो वो कंपनी अट्रैक्टिव नहीं होता इन एनी एस्पेक्ट। नेक्स्ट आता है कंपनी का पी रेशियो, पीवी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई, आरओसी, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए। ये सारी चीज़ क्या होता है और इस सारी चीज़ों का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो आपको पता चल जाएगा। लेकिन पी रेशियो के बारे में एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 या 10 से नियर है उसका मतलब है स्टॉक अच्छा है, और अगर 30 से ऊपर है इसका मतलब स्टॉक एक्सपेंसिव है। हर बार ये चीज़ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन है, अंडर परफॉर्म है, उसका पी रेशियो अगर कम हो वो कंपनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो पहले आप कंपनी का प्रॉफिट एंड एनालिसिस करो, बैलेंस शीट देखो, मैनेजमेंट देखो, ब्रांड वैल्यू देखो, फ्यूचर ग्रोथ देखो, उनका प्लानिंग देखो। फिर आपको अगर ये लगे कि उसका पी रेशियो कम है ड्यू टू मार्केट करेक्शन और किसी अलग रीजन से, उसमें इन्वेस्ट करो, तो लॉन्ग रन में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसी तरह अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है इसका मतलब हर बार ये नहीं होता कि कंपनी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो नॉर्मली कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट होना पसंद करते हैं, जिससे कंपनी का पी रेशियो बढ़ जाता है। तो वेट कीजिए, किसी भी दिन कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस गिरता है मार्केट करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग के कारण, तब आप उस पर इन्वेस्ट हो जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप जज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, कंपनी का डिटेल्स एनालिसिस कीजिए। आज के टाइम बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल जाएगा। न्यूज़ चैनल को फॉलो कीजिए, एनालिस्ट को फॉलो कीजिए, किसी के बारे में ब्लाइंड मत होइए, किसी कंपनी के बारे में ब्लाइंड मत होइए। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो इंसान सुनता सभी का है लेकिन अपना डिसीजन खुद लेता है। ओपिनियन आप सबका लीजिए, सबका ओपिनियन लेने के बाद एवरेजली देखिए कौन से कंपनी के ऊपर लोग ज़्यादा बुलिश है, उस कंपनी का चुनाव कीजिए, लेकिन अपना कैलकुलेशन करने के बाद ही। और लॉन्ग टर्म में इसी के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी आता है, वही डिविडेंड यील्ड। देखिए कोई कंपनी जो है अगर बहुत अच्छा डिविडेंड देता है तो उस कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं फॉर अट्रैक्टिव डिविडेंड। लेकिन हर बार ये सही नहीं होता कि अच्छा डिविडेंड देने वाला कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करता है, क्योंकि कंपनी का डेप्थ भी आपको देखना पड़ता है। डेप्थ मतलब कंपनी के ऊपर कितना लोन है। अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन है इसका मतलब ये होता है कंपनी का जो मेन प्रॉफिट होता है उसका मैक्सिमम वो एज अ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट अगर वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट कंपनी के हाथ में बचता है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम पे लगा है। इसीलिए वैसा कंपनी चूज कीजिए जिसका डेप्थ ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो डेप्थ कंपनी यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी अर्न करता है उसका मैक्सिमम ही वो अपने ग्रोथ पे लगा सकते हैं। अगर डिविडेंड कम भी दे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड कंपनी ना भी दे रहा हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी
ऐसे ही स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने से मिल जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद ही आप अपने लिए सबसे बढ़िया स्टॉक का चुनाव कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।